बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो बजट में फ़ैसले किए गए उनकी वजूहात और हुकूमती तरजीहात का उन्होंने तज़किरा किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत का बजट ना सिर्फ ये कि मुस्तरद कर दिया, बल्कि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि अदाद शुमार सही नहीं बताए जा रहे। दूसरी जानब वो ये दावा भी करते हैं कि अगर जो ग्रोथ है वो 6% तक थी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो इतने हाई एंड की तरफ जा रही थी, जितने अदाद शुमार हैं वो ये बताते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो फिर उसके बाद हमें ये ब्लेम करना कि हमने मुल्क को मुआशी तबाही की नहज पर पहुंचाया है, ये नहीं करना चाहिए हुकूमत को। तो ये जो अदाद शुमार की लड़ाई है, इसमें तो जाहिर है जो मुआशी दोनों तरफ माहिरीन हैं वो एक दूसरे के अदाद शुमार के बखिए उधेड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी देख रहा है कि उसको कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके हवाले से इस बजट में कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ, जैसे निजकारी एक बड़ा अहम एक एलिमेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमेशा से ये कहती रही है और उन्होंने निजकारी के ऊपर बड़ा काम भी किया था अपनी पिछली हुकूमत में कि निजकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजकारी के ज़्यादा हक़ में नहीं है, तो मखलूत हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसले करेगी। इसके अलावा जो छोटे और दरमियाने दर्जे के बिजनेसेस हैं उनका क्या बनेगा। इसी तरह हमने देखा कि जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है और प्रॉपर्टी जितना उसके ऊपर टैक्सेशन हुई है, उसके बाद वो सेक्टर भी हमें काफ़ी नाराज़ नज़र आता है। कुछ अशिया जो सस्ती हुई हैं उसमें सबसे अहम ज़ाहिर है सोलर पैनल्स को गर्दाना जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बहरान है तवानाई का, तो उसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमने देखा कि अमीरों पर, अशराफिया पर काफ़ी टैक्सेशन की गई है। जो हवाई सफ़र है अगर आप बिज़नेस क्लास में करते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। लग्जरी कार्स उनके ऊपर भी आपका टैक्सेशन बढ़ गया है। मोबाइल महंगे महंगे जो हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ गया है। और जो लोग एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, फिर ओवरसीज़ जो लोग प्रॉपर्टीज़ के ओनर्स हैं उनके ऊपर भी टैक्सेशन लगी है। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल एक बजट को पूरे को देखें तो आज शौकत तरीन साहब ने कहा कि आपने तो मुश्किल फ़ैसला कोई किया ही नहीं और IMF से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि पेट्रोल 300 रुपये से ऊपर चला जाएगा और बिजली 40 रुपये फ़ी यूनिट होगी, और ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर IMF की शराइत के मुताबिक ये बजट नहीं है जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, तो क्या हमें IMF के कर्ज़ की अगली किस्त जारी नहीं होगी? अगर वो जारी नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान की मईशत क्या ये धचका बर्दाश्त कर सकती है या नहीं? आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हमारी सबसे पहली और अहम तरीन तरजीह ये है कि हम पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाएं। तो ये सारे फ़ैसले इस तरह से किए गए हैं। एक और अहम जो फ़ैसला है जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है, वो सरकारी अफसरान का जो एग्जेक्टिव अलाउंस है उसमें 150% का इजाफा है। अगर इतने मुश्किल हालात हैं तो फिर ये जो इस तरह के इजाफे हैं और कहीं कहीं कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उनकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? ये तमाम सवालात और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बजट के ऊपर जो उन्होंने अपना एनालिसिस पेश किया है, कुछ उसको भी हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, बिजनेसमैन भी हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, अनदर रिनाउंड नेम, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी का एक लीडिंग नाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एडवाइज़र के तौर पर भी काम करते रहे, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ बड़े करीबी इनके करीब रह के इन्होंने काम किया। बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नासिर गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर क्योंकि काफ़ी जो है वो कंसर्न्स का उधर से इजहार हो रहा है, तो ये उन्हीं की तर्जुमानी करेंगे। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसर शेख साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही वो सवाल लेके आती हूँ जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम ने और शौकत तरीन साहब ने उठाया। वो ये कह रहे हैं जी कि आपको IMF से रिलीफ नहीं मिलेगा और जो आपने जिस तरीके की गुंजाइश पैदा की है और जो आपने सियासी मसलहतों के तहत इस बजट में फ़ैसले किए हैं, उसके बाद शायद IMF आपको कर्ज़ ना दे, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? IMF को सेटिस्फाई करने के लिए मैं वो शौकत तरीन साहब की बात में हम पूरी कोशिश करेंगे, IMF को समझाएंगे कि हम ये पेट्रोलियम लेवी में जो टैक्स वसूल करते हैं या
पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, तो एक लिमिट है हमारे हाथ में, एक हद तक हम बढ़ा सकते हैं और हमारे यहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम अपने टैक्स की मद 7,200 तो ज़रूर रखनी चाहिए थी, और वो 200 या 300 अरब रुपए जो हम एडिशनल ले सकते वो और हम सब्सिडी दे सकते थे, जो तबके को कर सकते थे, जो कि जिससे बेनिफिट जिसको पहुंचता। आम जो मुतवसत और छोटे एसएमईज को हमने कोई इसमें बेनिफिट नहीं दिया इस बजट में। और प्राइवेटाइजेशन इसमें कुछ भी नहीं है मुझे नज़र आ रही, प्राइवेटाइजेशन का कोई फंड ही नहीं है। कि आपने तो ये तय किया हुआ था कि जो बड़े बड़े प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या करेंगे आपकी एक सियासी मजबूरी भी है। आप एक जो आपकी बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो प्राइवेटाइजेशन के उस तरह से हक में नहीं होती, उनको बनाने की शायद कोशिशें हो रही हैं। तो यही जो कोलिशन का यही जो डिसएडवांटेज है ना, हम अपनी पॉलिसी पे फैसलों पे तो फिर अमल नहीं कर पाएंगे, और हम उन्हीं के साथ ही इलेक्शन करते रहे पीपल पार्टी के साथ, तो हम प्राइवेटाइज भी नहीं करेंगे जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। क्योंकि इस वक्त तो नई हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और वो आती ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों में जो गवर्नमेंट के पास नेशनलाइज यूनिट हैं, जो नेशनलाइज इदारे हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे आपकी गैस की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं और रेलवे है। तो इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करने से ही आपको बाहर की इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी बड़ी जरूरत है। ठीक है, अच्छा मैं आपके पास वापस आती हूँ शेख साहब। मैंने आपसे पूछना है कि अगर IMF नहीं होगा तो फिर मुतबादल क्या है, लेकिन इख्तियार बेग साहब, जो ओवरऑल आपको इसकी आउटलुक है इस पूरे बजट की, और मौजूदा जो एक मखलूत हुकूमत है, इतनी जमातों का कोलिशन है, और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आप उनकी भी नुमाइंदगी करते हैं, तो आपको कैसे लगता है कि ये वाकई कोई रिलीफ मिला है, ये IMF के जो डिमांड्स हैं उनके नज़दीक तर ये बजट है? क्योंकि आज शौकत तरीन साहब कहते हैं भाई आपने जो काम किए इस बजट में, IMF आपको नहीं देने वाला कर्जे की किस्त। इस बजट में 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह नजर आती हैं। एक तो ये रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट है, यानी इसमें पूरी कोशिश की गई है कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, खास तौर से अशरफिया से, ऊंचे तबके से ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया जाए। और वो उन्होंने वो तमाम एरियाज, चाहे वो लग्जरीज कार हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा हो, चाहे वो ओवरसीज पेमेंट्स हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए, ये उन्होंने उसमें टैप किए हैं, रेंटल पे टैप किए हैं, बाहर रेसिडेंस पाकिस्तानीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी इनकम पे टैक्स वगैरह लगाया है। तो ये दूसरी चीज इसमें बड़ी वाज़ेह नजर आ जाती है। तीसरी चीज बजट में यह है कि PTI की गवर्नमेंट में फंड्स फ्लो हुए थे सनत से रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वहां मराद दी गई थी, मीटिंगें होती थी, और प्रायोरिटी सेक्टर वो डिक्लेयर हुआ था तंजीला, और उस पे काफी काम भी हुए, उस पे प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए। इस बजट में उसकी मनफी या उसको रिवर्स दिखाया गया है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस भी हैं, पाबंदियां भी हैं लगा के, कोशिश की जा रही है कि फंड्स दोबारा सनत में आए। क्योंकि इस हुकूमत का, मखलूत हुकूमत का ये कहना है कि फंड्स जो है रियल एस्टेट सेक्टर में अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव सरमायाकारी है। मतलब आप चाहते हैं कि सनतों में आएगा तो जाहिर है उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, उसमें जॉब क्रिएशन होती है, उसमें एक्सपोर्ट बढ़ती है, एक्सपोर्ट आप करेंगे, सनतकारी होगी, नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, और गुर्बत में कमी होगी, महंगाई में कमी होगी। ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जिसके ऊपर इस बजट में मुझे अमल नजर आ रहे हैं। कैसे साहब, जो बात मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि इसमें एक ये कंसंट्रेशन जो थी इन्वेस्टमेंट की, वो ज़ाहिर है सनत से ज़्यादा निकल गई थी। लेकिन अगर हम इस पूरे प्रोसेस जो बजटिंग जैसे हम करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अगर उसका हम कहें कि हमारे मसाइल तो हल नहीं होते, हम एडॉक किस्म की चीज़ें करके थोड़ा सा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, या हम फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं, उसका कोई हल आपको इस बजट में कहीं नज़र आया है? कोई ऐसी तजवीज़ के जो लॉन्ग रन में हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करे? जी देखिए, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें वाज़ेह गुंजाइश थी
कि 20% तो इस बार टैक्स का रेवेन्यू बढ़ सकता था। अच्छा। क्योंकि कम से कम 14-15% हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है, हमने नहीं बढ़ाया। वो अगर बढ़ाते तो हम लोगों को कंपनसेट कर सकते थे। और आम SMEs पे देखें ना, 2 सेक्टर हैं जहाँ हमें मेन काम करना था। एक तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो करते उस पर ही डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती, जिसका मुझे कोई सिमत इसमें नज़र नहीं आई। उसके बाद SMEs को, यानी दरमियाने और छोटे दर्जे को, हमने जो आप कहती है ना कि कैसे हमारा असल हमने फ्लोरिश करना था, अपना बिजनेस, अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करना था। और वो हमारे यहाँ कर्जा उनको मिलता नहीं है। इंडिया में टोटल कर्जे का 15% SMEs को मिलता है, बांग्लादेश में उनके टोटल कर्जे का 12% SMEs को मिलता है, हमारे यहाँ सिर्फ 7% SMEs को मिलता है। हमने ये करना था आउट ऑफ बॉक्स। जो इस बार हमारे सोच रहे थे कि हम सोल्यूशन है, वो एक सोल्यूशन तो यही है कि बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, यहाँ से हम जो गवर्नमेंट के सेक्टर को कम किया जाए। वो जो है इतना ज़्यादा गवर्नमेंट में जो नेशनलाइज यूनिट हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। और तीसरी बात थी कि हम SMEs को फ़रोग देते। मुझे इन तीनों सेक्टरों में कोई ख़ास तौर पे कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिससे आप अपनी इकानमी को फ्लोरिश करते। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछूंगी बेग साहब से भी कि तवज्जो होती है वो IMF के ऊपर। जी ठीक है, हम जो है वो फाइनेंस उसके डेट के कर्जों पर तवज्जो होती है ज़्यादा उनकी। ठीक है, गोंदल साहब आप अपने सेक्टर के बारे में बता रहे थे, क्या कंसर्न्स हैं? आप एग्री करते हैं जो बेग साहब कह रहे हैं? बेसिकली वैसे बात हमारी हो रही थी कि जो बाहर से जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है। लेकिन अब रियल स्टेट का इशू ये है कि पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1% जो है वो आपको पता टैक्स लगाया। उसके ऊपर हम लोग जितनी हमारी एसोसिएशन थी रियल स्टेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे कंस्ट्रक्शन के, वो सारे इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे। लेकिन अब उसको बगैर किसी मशावरत के 2% कर दिया। उसके बाद जो कैपिटल गेन टैक्स का जो टाइम पीरियड था जो पहले 4 साल था, इसकी प्रॉपर्टी परचेज और रीसेलिंग के ऊपर किया ना? बिल्कुल रीसेलिंग के ऊपर किया। फिर जो आपका जो टाइम पीरियड था जो पहले 4 साल था, पहले उससे पहले 3 साल था, वो 4 साल किया। 4 साल के ऊपर भी हमने कहा जी कोई मसला नहीं, वो अब बढ़ा के 6 साल कर दिया। इसका मतलब है आपकी जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर सेकंड जो है कि आपका टैक्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन अगर आप उससे अर्न कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट ये है ना कि अगर आप प्रॉपर्टी को रीसेल करके उससे अर्न कर रहे हैं तो उसमें से तो आपको टैक्स देना चाहिए, आपकी आमदन है। बिल्कुल डेफिनेट नहीं, अगर आप अर्न नहीं भी कर ले तब भी आपको FBR एडवांस टैक्स आपको देना है। जो भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं अपने नाम पे या सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। फिर सेकंड बात ये है कि देखें अगर ये चीज़ें रुक जाएंगी तो आपका रियल स्टेट से जितनी आप तवक्को लगाए बैठे हैं कि हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया, तो आपकी सेल परचेज रुक जाएगी, आपकी ट्रेडिंग नहीं होगी, तो ये टैक्स कहाँ से इकट्ठा होगा? ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं ब्रेक ले लूँ, बेग साहब आपसे पूछूंगी, जो कैसर साहब ने 3 बड़े अहम सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि वहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ सिमत नहीं है, और गोंदल साहब जिस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, जी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और बगैर किसी तमहीद के बेग साहब आप वो डायरेक्शंस बता रहे थे कि जो नज़र आती हैं आपको, कैसर साहब ने आइडेंटिफाई किया है, प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हुई, SMEs को बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं मिला, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आपने टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा है वो शायद कम है, ज़्यादा रखना चाहिए था। देखिए, पहले तो कैसर भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने दर्जनों प्रोग्राम साथ किए हैं। यहाँ पे मैं एक बात बतला दूं कि क्यों कम रखा है। जब GDP हमारी इस साल 6% आई तो IMF ने कहा कि ये हीटेड इकोनॉमी है, इसको कूल डाउन करें, कंसोलिडेट करें और नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में 5% GDP करें। ये बहुत कम होता है कि आप टारगेट डाउनवर्ड रिवीजन करते हैं, यानी 6 से 5 या 4 या 4.5 पे लाना। अमूमन 6 से 7 तो 6.5 जाता है। वो उन्होंने कहा कि भाई अगर इकोनॉमी आप हीटेड रखेंगे तो आपको ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, फर्नेस ऑयल, आपको ज्यादा तिजारती खसारा होगा, इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा, और करंट अकाउंट खसारा जो मुश्किल बनी हुई है आपके लिए और हमारे लिए मजीद बढ़ेगा। लिहाजा फिलहाल आप अपनी इकोनॉमी को कूल डाउन करें और
सुस्त माशी ग्रोथ की तरफ जाएं। ये तीसरा डायरेक्शन है। तो उन्होंने 5% कर दी जीडीपी 6 से, जो इस साल हुआ है। अब जब जीडीपी कम होगी, इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटियां 20-20, 30, 40% लगेंगी, तो रेवेन्यू कहां से आएंगे कस्टम के? इस बार तो जो रेवेन्यू आए $75 अरब की इंपोर्ट थी, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत $19 बिलियन की थी, उसमें $7 बिलियन की फूड स्टफ खाने पीने की ज़राई अजनास की, और $4 बिलियन की खुर्दनी तेल की थी। अब आपने इन सब चीजों के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के कर्टेल करके आप उसको कम से कम स्क्वीज करके मंगाएंगे, तो आपका कस्टम ड्यूटी का जो एक रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए अगर 7,000 रखा है, ये उन्होंने तो 7,275 मांगा था, लेकिन IMF ये FBR ने नेगोशिएट करके 7,000 रखा। लेकिन मुझे एक खुशी की बात है कि पिछले 3 सालों से FBR 27% ग्रोथ टका के दे रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट 27% ग्रोथ के साथ दे रहा है, और इस साल का भी टारगेट उन्होंने मोरलेस कंप्लीट करा है। तो FBR के एंड पे मुझे ज्यादा तशवीश नहीं है, डिसएग्रीइंग विद रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड, लेकिन मेरी वजूहात ये है कि क्योंकि आप कूल डाउन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, सुस्त इकोनॉमी करना चाहते हैं ताकि ज्यादा लेकिन इंपोर्ट ना हो। जो एग्जेम्पशन मिल गई है बेग साहब 1 लाख तक की आमदन को, तो उससे भी तो जाहिर है बहुत सारे लोग, आपका वो जो टारगेट है वो भी तो माइनस हो जाएंगे ना, वो लोग निकल जाएंगे टैक्स नेट से। माइनस वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसी हैं जो रिलीफ से आपका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन कम हो रहा है। अच्छा, लिहाजा अगर वो 7,000 भी करते हैं, 1,000 अरब से ज्यादा उनका कलेक्शन है। तो जल्दी से मुझे SMEs का भी बता दीजिए और प्राइवेटाइजेशन का, फिर मैं अच्छा, अब SMEs की बात करें। देखिए, जब हम सनत में पैसा लाने की बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े दर्जे की सनतों में जाएगा। हम तमाम सनतों में उसकी सरमायाकारी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसमें SMEs भी आता है, और ज्यादातर लोग जो बाहर के हैं वो SMEs में सरमायाकारी करते हैं। ज्यादातर लोग जो मुकामी है वो SMEs में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि उनके जो वसाइल हैं, चंद लोग ऐसे हैं बड़े ग्रुप जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, कंपोजिट यूनिट में लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली। और प्राइवेटाइजेशन का क्या है? प्राइवेटाइजेशन की क्यों नहीं बात हुई? प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन मेरा बड़ा कंसर्न है। स्टील मिल, वापडा, रेलवे, PIA, ये 4 वो इदारे हैं जिनको चलाने के लिए 500 अरब रुपए सालाना जो है हुकूमत दे रही है, गुड मनी फॉर बैड पर्पस। और उसमें कुछ इदारे ऐसे जिनकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है, जो स्टील मिल है बंद हुआ है। तो ये हर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम के बाद जो जुमला बोलता है वो ये कहता है कि हम इन इदारों की निजकारी करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। हुकूमती वो इदारे जो नुकसान में चल रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ है, ये दिहाइयों से चलता है। ठीक है, कैसर शेख साहब, क्यों नहीं हुआ? लॉस मेकिंग एंटिटीज को पालते रहेंगे, बेल आउट पैकेजेस देते रहेंगे। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं? बिकॉज ही इज बिलीव्ड कि वो एक डूअर है, तो क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें करने की हैं, क्या वो कर पाएंगे? जी देखिए ना, यही हमारी तवक्को थी शहबाज शरीफ साहब से, और अभी भी है। मैं समझता हूँ कि ये अब वादे किए हुए, हमारा तो मेन मैनिफेस्टो ही यही है मुस्लिम लीग का। और मुझे ये बताइए कि इस तरह फ़रोग़ हमारी इकानमी को कहाँ से मिलेगा? जो भी बजट सामने आया है, इसमें कोई खुद हमने स्लो डाउन किया कर रहे हैं IMF के कहने पे। अगर हर चीज़ IMF नहीं करनी है, चलाना है मुल्क, तो वही चला रहे हैं। फिर हम अपना देखिए, IMF को तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हम जो बजट, जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम रहेगा, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि इस बजट में सिर्फ 16% पिछले 6,000 अरब से जो 7,000 अरब करेंगे रेवेन्यू, तो 16.5% ही है। अब वो तो नेचुरल, आज 14% तो महंगाई चल रही है, और 5% भी आप ग्रोथ, 19% तो है। अगर 1 रुपया भी अपना बढ़ाएं रेवेन्यू में, 19% तो वैसे ही बढ़ जाना है। तो आपने 16.5% बढ़ाया है, तो इसका हल तो कोई इजाफा नहीं है। कोई आपको लगता है इसका हल ये था, यही जो
हल तो बिल्कुल आसान है ना। प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा टैक्सेशन आपके पास आती, बाहर से पैसा आता, करंट अकाउंट डेफिसिट को सहूलत मिलती। अगर आपके पास $1 अरब के लिए हम जा रहे हैं और मिन्नत कर रहे हैं IMF की और अपने दूसरे दोस्त ममालिक की, जब आपका अपनी मार्केट बढ़ेगी, आपकी अपनी इकानमी ग्रो होगी, तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। पिछले साल इंडिया में $44 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, हालांकि कोविड हमसे ज़्यादा था और हमारे यहाँ सिर्फ 1.5 बिलियन की आई है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि IT में भी आप कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, IT में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जब तक हम अट्रैक्ट नहीं करेंगे बाहर का पैसा और अपनी इकानमी को खोलेंगे नहीं, और हम जो नेशनलाइज सारे यूनिट हैं जिसमें नुकसान हो रहा है उसको भी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ 90-96 मिलियन मैंने देखा है सिर्फ 10 करोड़ रुपया प्राइवेटाइजेशन में हासिल होने की तवक्को है। तो ये तो ना, यानी नहीं कर रहे हैं हम प्राइवेटाइज कुछ भी। तो अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी इकानमी खुलेगी कैसे, फ़रोग कैसे मिलेगा? जो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े और जो मुल्क को तरक्की करे, मुझे तो कोई इसमें रास्ता नज़र नहीं आया। ये तो एक वही हम उसी पे चल रहे हैं कि ये, लेकिन अच्छा फैसला है जो अमीर आदमी से ले, मैं उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ। मैं जोर देता था और ये अच्छा किया है, लेकिन वो सारा जो रेवेन्यू वहाँ अमीर आदमी से भी लिया गया है वो तो नज़र उसका बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही, उसका रेवेन्यू में इजाफा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कई जगह हमने फैसिलिटेट की है। अगर आप जल्दी से शेख साहब ये जो गोंदल साहब, एक बात ये गोंदल साहब का जो खदशा उस पर भी अगर आप कमेंट कर दें जरूरी है। वो तो देखिए गोंदल साहब अपनी बात का ज़रूरी था, वो टैक्स जो लगा है ना, इतना ज़्यादा नफ़ा हुआ है, ये प्रॉफिट हुए हैं रियल इस्टेट में, तो वो तो टैक्स अगर लगाया गया है ना 1 से 2% किया गया है, वो ज़रूरी था। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका बिजनेस कंटिन्यू फ़रोग होता रहेगा। और अगर आप रियल इस्टेट को ही आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं लग सकेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि SME सेक्टर में तो नहीं हुआ, सारा SME सेक्टर तो इधर चला गया अपना प्रॉपर्टी में और रियल इस्टेट में। मेरा ये कहना है, अभी एक और पॉइंट मैं बड़ा वादे करना चाहता हूँ कि वैसे तो जो तनख्वाहदार तबका है उसको 1 लाख रुपए तक रिलीफ किया गया है कि महीने की 1 लाख इनकम हो तो टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो खुद कारोबार करता है उसको 50,000 रुपये भी महीना फ़ायदा हो तो उसके ऊपर टैक्स कर दिया गया उससे ज़्यादा। यानी ये एनामली है कि प्राइवेट बिजनेसमैन को तो 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कर दिया गया है उसकी आमदनी पे, वो जो बिजनेस भी करे, वो अपना फ़रोग भी दे। यानी ये तो डिसइंसेंटिव किया गया है कि मुलाजमत करना जो है वो बेहतर है, आप उधर ही जाओ मुलाजमत ही ढूंढो, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं है। और अगर आप अपना कारोबार करोगे और नया कोई कारोबार खोलोगे तो वो उसमें 6 लाख के बाद आपको टैक्स शुरू हो जाएगा। शेख साहब, दैट इज वेरी पर्टिनेंट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया गोंदल साहब। अब आप जाहिर है वो कह रहे हैं कि ये तो ज़रूरी था, क्योंकि जाहिर है हमने देखा जो ग्रोथ है प्रॉपर्टी बिजनेस, बड़ी बड़ी आपने प्रॉपर्टी की एम्पायर खड़ी होती हुई देखी हैं और उसमें हमने उतने लेवल की करप्शन भी देख ली है, लेकिन जिसकी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन अब होगा क्या? नहीं, शेख साहब का पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड है। अमीर बंदे के ऊपर, जिस बंदे ने पैसा कमाया उसको टैक्स देना चाहिए, हम लोग इस बात इस पे हक पे हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जो आपकी टैक्स लीकेज है, मिसाल के तौर पे अब 1 लाख बंदा अगर ऑलरेडी आपके पास टैक्स नेटवर्क के अंदर है और वो अपनी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज के ऊपर, या वो कोई प्रॉपर्टी जो है वो एज ए इन्वेस्टर वो काम कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, और जो 4 से 5 लाख बंदा जो है वो टैक्स नेटवर्क के अंदर नहीं है, उसको क्यों माफ़ी दी गई है? और फिर सेकंड ये कि उसको ये क्यों कहा गया है कि जी नॉन फाइलर हैं तो आप इतना टैक्स दे दें? आप सबसे पहले पाबंद करेंगे भाई आप टैक्स नेटवर्क के अंदर आए, नॉन फाइलर का होना ही नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। फिर सेकंड ये है कि अगर हमने प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस बढ़ी हैं ओवरऑल, अगर आप डॉलर की वो जो प्राइस एक बढ़ी है उसमें हम लोग अगर वो करते हैं तो फिर इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी रियल स्टेट की, जो लोग समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ है, लोगों ने बड़े पैसे कमाए। अब क्या होगा, प्रॉपर्टीज महंगी हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मजीद महंगा होगा? आपकी सेल परचेज ही नहीं होगी, जब सेल परचेज नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आपके पास आएगा? सेकंड ये कि आपका इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो आपकी बैठ रही है, बल्कि काफ़ी हद तक बैठ चुकी है। जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उन लोगों ने जितने भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वो रोक दिए हैं। आपका स्टील, आपका सीमेंट, आपका जितनी चीजें उसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं वो सारी डबल से महंगी हो चुकी हैं। ठीक है जी, एक्चुअली बहुत ज्यादा महंगी हो गई। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। इन सारी चीज़ों को कुछ हमने डायरेक्शन की बात कर ली है, कुछ हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, कंक्लूडिंग जो हमारा सेगमेंट है जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में उस दिन मेरी एक मुलाकात भी हुई, जो प्राइवेटाइजेशन के हेड के तौर पे हुकूमत ने जिनको अपॉइंट किया, तो वो कह रही थी जी कि कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि नौकरियों से निकालने के हक़ में नहीं होती, तो ये कहा जा रहा है कि नौकरियों से निकाला नहीं जाएगा बल्कि कोई ऐसा तरीक़ाकार ढूंढा जाएगा कि जिससे वो इम्पैक्ट ना आए, वो जो एक पॉलिटिकल कॉस्ट सियासी जमातें नहीं देना चाहती। बहरहाल बेग साहब, जो अब आगे का रास्ता है, क्योंकि हमने ये कहा जी कि ये तो हम फिजिकल कंसोलिडेशन का ये बजट है, हम ये सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी का बजट दे रहे हैं, ग्रोथ की तरफ हमारा अभी ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को, और आप समझते हैं कि ये कर पाएंगे? बिकॉज़ बहुत बड़ा एक चैलेंज है, तो आप उस चैलेंज को कैसे देखते हैं? देखिए, चैलेंज तो बड़ा है और हुकूमत में कैपेबल लोग हैं, विल होनी चाहिए पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंटेशन कराने की। लेकिन मैं इस बजट में क्विकली फिर मैं, क्योंकि क्लोजिंग पे हम जा रहे हैं, बतलाऊं कि रेवेन्यू जनरेशन का एक एंगल होता है और एक रेवेन्यू कलेक्शन का एंगल होता है। अच्छा। इस बजट में रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू जनरेशन दूर तक मुझे नजर नहीं आता। रेवेन्यू जनरेशन होता है कि सनतकारी की तरह रागब करना और नई जॉब्स, नई मुलाजमतें वगैरह वगैरह। दूसरी चीज ये है, अशरफिया पे बिल्कुल टैक्स लगाया गया, तो अब कोई नहीं कह सकता कि अशरफिया पे टैक्स नहीं। उनको हर जगह से, जो कोने कोने में भी अगर घुस के उन पे टैक्स लग सकता था, वो लगा दिया गया है। अब ये है कि ये इसमें वो कितना हुकूमत रोकती है सब्सिडी के मद में, लेकिन IMF के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब्सिडी की, वो कहते हैं बात ना करें। कोई मौजज़ा हो जाए और पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो कम हो जाए। मैं ज़रा जल्दी से शेख साहब से भी कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूँ। आप कह रहे हैं कि आपने प्रेडिक्शन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ PTI कर रही है कि 300 तक हो जाएगा, तो बेग साहब कह रहे हैं कि उनकी वर्किंग 260 कहती है। शेख साहब, कैसे मतलब जो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है वो आपकी जमात क्योंकि लीड कर रही है इस गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म आपके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आपके हैं, तो जाहिर है जो कुछ होगा उसकी जो सबसे ज़्यादा उसका डैमेज है वो आपकी तरफ ही आएगा। जी, इसमें कोई शक नहीं, हम IMF को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक हम उनकी बहुत सी बातें मान रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा इतना जोर ना दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आम आदमी जो इस वक्त पिसा हुआ है, जो महंगाई पहले ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उस पर बोझ जिस हद तक मुमकिन हो सके कम पड़े। तो IMF को भी कन्विंस कर रहे हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह इस लिमिट तक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ IMF की बातें नहीं मानी जा सकती। हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है और हम अपने मईशत को भी हमने फरोग देना है। हम स्लो डाउन अगर करते रहेंगे, ऑलरेडी हमारे पिछले 5 सालों में एवरेज ग्रोथ 3% से ऊपर नहीं हुई, इस साल तो 6% है, लेकिन अगर 4 सालों का पिछली एवरेज ग्रोथ लेना, वो 3% से ऊपर नहीं है। तो ये इस वक्त भी हम अपने लेकिन शेख साहब, जो आपको रीफाइनेंसिंग के जितने मसाइल हैं और जितने इदारे ज़ाहिर है जिनसे आप फंड एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो IMF के साथ मशरूत सारी चीज़ें हैं। तो आज मिफ्ता इस्माइल ने कहा जी हम श्रीलंका वाली सिचुएशन पे जाने से मुल्क को रोकना चाहते हैं, तो अब IMF होगा नहीं होगा, इस पे भी बड़ी IMF के बगैर तो देखिए इस वक्त चलना ही मुमकिन नहीं है उनका, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस के बगैर हम कहीं किसी और जगह से कर्ज नहीं, हमारा क्योंकि मुल्क इस वक्त सिर्फ कर्ज पे ही हमारा सहारा है, या हम दूसरे दोस्त ममालिक से भी कह रहे हैं कि वो हमें और सपोर्ट करें। IMF तो जरूरी है, उसमें तो दो राय नहीं, हमें उनको कन्विंस करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि IMF के बगैर नहीं चल सकते। गोंदल साहब, क्या वे फॉरवर्ड है? इन्वेस्टमेंट कोई आएगी? क्योंकि अब ज़ाहिर है इस हुकूमत ने फैसला कर लिया, ये रुक रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, एक फ़ैसला उन्होंने कर लिया, तो फैसले के ऊपर मैं नहीं समझता कि डट जाना चाहिए। तो उसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। चीज़ें जो हैं वो इस तरफ लेके आएँ कि बिज़नेस भी चले और टैक्स भी जो है उसका भी रेवेन्यू बढ़े। अब ये सिर्फ ये कर देना कि जो ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क के अंदर है उनके ऊपर ही सारा बोझ डाल दें, तो ये भी सरासर नाइंसाफ़ी है। टैक्स चोरी जो है उसको रोकें। सबसे बड़ी बात जो है, आपको पता रियल स्टेट से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है। उसकी वजह यह कि आप इसका लाखों के अंदर आपको टैक्स आता है। आम रूटीन में कोई छोटा बिजनेस है वो 10,000 या 15,000 या इस तरह की ट्रांजैक्शन में आपको टैक्स दे रहा है। बेग साहब, लास्ट कमेंट आपसे। IMF होगा, आपको लगता है वो
IMF इज ए मस्ट, विदाउट IMF इज सुसाइडल, और रुपये आपका 250 रुपए पे पहुंच जाएगा। लिहाजा IMF के प्रोग्राम को हर हालत में हमने विलिंगली और अनविलिंगली रिवाइव करना है, ताकि हमारे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भी बहाल हो, वहां से फंड मिल सके, और हमारे जो फ्रेंड्स कंट्रीज हैं उनके डिपॉजिट भी रोल ओवर हो सके। अगर ये कुछ नहीं हुआ और IMF के प्रोग्राम से हम निकल गए, यह बहाल नहीं हुआ प्रोग्राम, तो आपकी रेटिंग जो है मूडीज वो मंफी से भी नीचे ले जाएगा, जो डिफॉल्ट से 1 दर्जे पहले होती है। ये सब चीजें एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, कैसर शेख साहब और नासिर गोंदल साहब। आपने तीनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है जी। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है वहाँ पर मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत थी। ये ज़रूरत का इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी करती रही, खान साहब भी कहते रहे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। अब की हुकूमत वो मुश्किल फ़ैसले तो कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है और सियासी हुकूमतों की कुछ ना कुछ मसलहतें भी होती हैं। तो ये मखलूत हुकूमत है। देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन और जो बाकी सेक्टर्स जिनके ऊपर आज बात हुई है उनके लिए वो क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं, और जो अब आइंदा जो बजट इन्होंने पेश करना है, ज़ाहिर है वो तो इंतखाबात का साल होगा, उसको तो वैसे इंतखाबी बजट कहते हैं। तो ये जो बीच का एक साल है, इसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी हमें नज़र आती है फाइनेंशियल और इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से। आज के लिए इतना ही, कल के प्रोग्राम में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।